हेलो एवरीवन, मैं बिलाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 यानी शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या होता है दोस्तों? शीत युद्ध युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की स्थिति या परिस्थितियां हैं जिसमें कभी भी युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है? युद्ध जैसी स्थिति का होना परंतु युद्ध ना होना ही क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। हुआ यूँ कि दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद यानी 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है वैसे दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है। एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी खेमा था और दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्राज्यवादी खेमे का प्रवर्तक था। और इन्हीं दोनों खेमों के बीच आपस में आगे निकलने की होड़ और महाशक्ति की बनने की होड़ ने ही शीत युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि दोनों महाशक्तियां काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर आक्रमण करने में सक्षम तो थी, परंतु आक्रमण करने पर दोनों को नुकसान होता है। इसलिए युद्ध कागजों तक ही सीमित रहा, युद्ध मैदान तक नहीं पहुंचा। यानी बस ये कागज पत्रों तक, है ना, विचारों तक ही सीमित रह गया। यानी आप कह सकते हैं कि गीदड़ भपकी तक ही ये युद्ध रहा। इसे इसलिए क्या कहा जाता है? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी शीत युद्ध की यानी युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रही, दुनिया को हमेशा लगता रहा कि युद्ध होकर रहेगा परंतु युद्ध नहीं हुआ। इसे क्या कहा गया? शीत युद्ध के नाम से जाना गया, राइट। चलिए, शीत युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? कारण था सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ गई। हमने कहा था किसमें? साम्यवादी सोवियत संघ, यानी जो साम्यवादी खेमा था उसका अध्यक्ष कौन था? सोवियत संघ था। और पूंजीवादी खेमे का मालिक कौन था? अमेरिका। और ये दो, चाहे वो अमेरिका की बात करें चाहे सोवियत संघ की बात करें, ये दो बड़ी ताकत बनकर उभरे। दोनों देशों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ और विचारों की लड़ाई ही शीत युद्ध का कारण बनी। जी हाँ, जहाँ विचारों लड़ाई की अगर हम बात करें, जो साम्यवादी विचारधारा था वो किसके हाथ में था? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ये साम्यवादी विचारधारा थी। इसी तरह यूएसए, और ये किसकी विचारधारा थी? कैसी? ये पूंजीवादी विचारधारा थी। और दोनों देशों में विचारों की लड़ाई ने ही शीत युद्ध को जन्म दिया। अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी विचारधारा आगे बढ़े, यानी पूरे विश्व पर पूंजीवाद कायम हो, और सोवियत संघ चाहता था कि पूरे विश्व पर साम्यवाद या समाजवाद आगे बढ़े। और इन्हीं दोनों विचारों लड़ाई ने ही सेकंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, शीत युद्ध कब तक चला दोस्तों? तो शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और ये 15 खेमों में बढ़ जाता है, उसके बाद ही दुनिया से शीत युद्ध को समाप्ति आती है और दुनिया पर एक छत्र राज अमेरिका का हो जाता है। ये क्या था? यह पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, प्रचार साधनों की मदद से लड़ा गया युद्ध था। यानी ये युद्ध केवल पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, प्रचार साधनों के माध्यम से लड़ा गया था। यानी मैदान में ये युद्ध दोनों सेनाओं के मध्य नहीं लड़ा गया। यानी एक प्रकार से हम कह सकते थे कि जो शीत युद्ध था वह एक प्रकार से वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों देश युद्ध करने की स्थिति में थे परंतु किसी ने भी युद्ध नहीं किया। इसे क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। चलिए, शीत युद्ध की विशेषताएं क्या थी दोस्तों? वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको इस टॉपिक पर कभी दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। क्या क्या विशेषताएं थी? पहली विशेषता थी शीत युद्ध की, शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट शामिल थे। और वो दो शक्तिशाली गुट कौन कौन से थे? एक शक्तिशाली गुट था अमेरिका और दूसरा शक्तिशाली गुट था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे। जी हाँ, सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार थे और अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे। हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के पास परमाणु बम होना ही शीत युद्ध का कारण बनता है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने अपने परमाणु बमों का परीक्षण या कह सकते हैं प्रयोग 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्ति के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर करके किया था। तीसरी विशेषता है, दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए हुए थे। अब दोनों गुटों के सैनिक गठबंधन किए हुए थे का मानना यह है, एक तरफ अमेरिकी गुट ने नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी 1949 में। और इसके जो नाटो के जो संगठन के सदस्य थे वो कितने थे दोस्तों, 12 देश थे, शामिल थे। यानी 1949 में नाटो की स्थापना की गई। ठीक इसी के जवाब में सोवियत संघ द्वारा क्या किसकी स्थापना की गई, वार्सा पैक्ट की, जिसकी जहाँ दोस्तों वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। ये भी एक प्रकार का सैनिक संगठन था। यानी एक तरफ हम कह सकते हैं नाटो जो सैनिक संगठन था वो पूंजीवादी खेमों का था, और वार्सा जो था वो पूर्वी गठबंधन या सोवियत संघ से आप कह सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, इस तरह अगर हम वार्सा की बात करें तो वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 यानी 1955, और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949। नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते, शेयर करते दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथी विशेषता क्या थी, दोनों गुटों एवं उनके सहयोगियों से आशा की जाती थी कि वे तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे। तर्कपूर्ण और उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करने का मतलब ये है कि दोनों खेमों से यही आशा की जा रही थी कि दोनों खेमे ना दुनिया के अन्य देशों के देखें, यानी आपस में अंतरकलह के माध्यम से ना लड़ने लग जाएं। इस स्थितियों को समझे और सोचे विचार उसके बाद कुछ निर्णय लें, ये दोनों से विचार या भरोसा किया जा रहा था। और इसकी जो पांचवी जो सबसे बड़ी विशेषता थी दोस्तों इस युद्ध की, इसने सेकेंड वर्ल्ड वार जैसा तीसरा युद्ध होने से बचा रखा। और इस युद्ध से बचा रखने के लिए कई प्रकार के संगठन या हम कह सकते हैं कि कई प्रकार के संधि भी की गई। पहली संधि की हम बात करें तो क्या था दोस्तों, 1960 के दशक में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के अलावा अन्य जो इस समय 1960 के दशक तक जो भी देश परमाणु शक्ति संपन्न थे, उनके अलावा कोई तीसरा देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन दोनों ने या ये संधि की गई। इसके अलावा दूसरी संधि क्या थी, परमाणु अप्रसार संधि, यानी परमाणु के अप्रसार पर रोक लगा दिया गया। यानी जो देश परमाणु संपन्न हैं उन्हीं देशों के पास परमाणु बम रहेगा और अन्य कोई तीसरा देश परमाणु नहीं बना पाएगा, यानी परमाणु संधि या परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा या परमाणु प्रसार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे थर्ड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति नहीं पनपी। ठीक है, यानी इसने तीसरे विश्व युद्ध को हमेशा रोके रखा। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हुए, हालांकि छोटे मोटे युद्ध होते रहे, परंतु सेकंड वर्ल्ड वार जैसा भयानक युद्ध नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यह बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, शीत युद्ध का प्रभाव क्या रहा। शीत युद्ध का सबसे प्रभाव की बात करें, जो सबसे बड़ा प्रभाव था कि इसने विश्व के दो गुटों में विभाजन कर दिया। विश्व का दो गुटों में विभाजन की बात करें तो एक गुट था पूंजीवादी, जो पूंजीवादी था अमेरिका, और दूसरा गुट था साम्यवादी यानी सोवियत संघ। दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। दुनिया के तमाम देश इन्हीं दोनों गुटों में आजमा रहे थे। या कह सकते हैं कि जो भी विकासशील देश जो भी अभी आज़ाद हो रहा था, वो उनके पास दो विकल्प था, या तो पूंजीवादी गुट में चला जाए या साम्यवादी गुट में चले जाए। ठीक है, यानी इस तरह से दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। दूसरी विशेषता थी, यानी दूसरा प्रभाव था कि सैनिक गठबंधनों की राजनीति। सैनिक गठबंधनों की राजनीति करें कि बात करें तो अमेरिका द्वारा, यानी यूएसए द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, नाटो, ठीक है, नाटो के अलावा सीटो, ठीक है, नाटो, सेंटो, है ना, जैसे सीटो कहते हैं, सेंटो और सीटो आदि सैनिक संगठनों की स्थापना की गई। ठीक इसी के विपरीत सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट की भी स्थापना की गई। तो ये विश्व पर प्रभाव पड़ा, यानी सैनिक संगठन अधिक मात्रा में बनने लगे। तीसरा प्रभाव क्या रहा इसका विश्व पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। यानी शीत युद्ध ने एक नए गुट का जन्म दिया जिसका नाम क्या था, नैम, यानी नैम मतलब नॉन, ठीक है, इसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलिगेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में। नैम क्या था, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, पूरी तरह से एक अलग टॉपिक है। आप अभी जान लें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य थे वो एक अलग गुट थे। ये ना तो पूंजीवादी खेमे में शामिल हुए, ना ही साम्यवादी खेमे में शामिल हुए। इन्होंने अपना अलग संगठन बनाकर अपना विकास करना शुरू किया। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में।
अगला है दोस्तों सशस्त्रीकरण को बढ़ावा, यानी शीत युद्ध ने क्या किया, शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया है। यानी अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो लड़ाई चढ़ी, या आप कह सकते हैं जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने शस्त्रों को बढ़ावा दिया, और अमेरिका द्वारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ना, IBRCM मिसाइल, ऐसी तमाम मिसाइलों का परीक्षण किया गया। ठीक इसके जवाब में सोवियत संघ द्वारा भी कई प्रकार के परमाणु परीक्षण किए गए। यानी दुनिया अब शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया और विकास की आप कह सकते हैं मानव कल्याण को छोड़कर शस्त्र को विश्व में ज़्यादा प्रमुखता दी गई। चलिए शीत युद्ध पर प्रभाव क्या रहा ये भी समझ गया हम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, दो ध्रुवीय विश्व, यानी आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार ने, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होने के बाद दुनिया 2 ध्रुव विश्व में बटी। एक ध्रुव जो था, एक ध्रुव किसके पास था, अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, शीत युद्ध के कारण दुनिया 2 गुटों में बट गई। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का साथ दिया और इस खेमे को क्या कहा गया, पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, यानी ये वो देश जो अमेरिकी खेमे में शामिल थे उन्हें पश्चिमी गुट या पश्चिमी गठबंधन कहा गया, और पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया, इसीलिए इसे पूर्वी गठबंधन या सोवियत संघ यानी साम्य देश के नाम से जाना जाता था। यानी पूर्वी यूरोप के देशों को पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या कहा गया, पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना गया। तो इस तरह से दुनिया 2 ध्रुव विश्वों में बट गई। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पश्चिमी गठबंधन का नेता कौन था, तो पश्चिमी गठबंधन का नेता था USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और पूर्वी गठबंधन का नेता था, पूर्वी यूरोप का नेता था यानी पूर्वी गठबंधन का नेता था वो था USSR। ठीक है, USSR यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट आर्फोर रिपब्लिक। ठीक है, चलिए पश्चिमी गठबंधन की आप बात करें तो पश्चिमी सैन्य गठबंधन में कौन कौन था दोस्तों, नाटो, N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949। कितने देश थे इसमें शामिल, 12 सदस्य देश थे। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन जिसे हम सीटो, स्थापना 1954, सेंटो स्थापना 1955। ये जितने भी गठबंधन है यानी सैन्य गठबंधन है ये अमेरिकी खेमे यानी पश्चिमी गुट के थे। ठीक उसी प्रकार से इसके जवाब में पूर्वी देशों द्वारा यानी पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा एक पूर्वी गठबंधन की शुरुआत की जिसे क्या नाम दिया गया, सैन्य संगठन यानी वार्सा संधि। इसकी स्थापना 1955 में थी। और पश्चिमी गठबंधन का उद्देश्य था कि वो साम्यवादी विचारधारा को रोकना। ठीक इसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन का उद्देश्य था पूंजीवादी विचारधारा को विश्व में बढ़ने से रोकना। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपको दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों से भी करवाएं, उन्हें शेयर कर ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अच्छे से समझ सकें। अब बात करते हैं साम्यवादी विचारधारा और पूंजी विचारधारा में अंतर क्या होता है, साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं साम्यवाद की। तो साम्यवाद का मतलब होता है सार्वजनिक स्वामित्व, यानी देश की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा दोस्तों, सभी लोगों का अधिकार होगा, यानी सरकार का अधिकार होगा और सरकार इस संपत्ति का सामाजिक रूप से यानी कह सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से स्वामित्व होगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, सभी लोगों का अधिकार होगा समान रूप से। दूसरा, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा दोस्तों, राज्य का नियंत्रण होगा और राज्य इस संसाधनों का सभी लोगों पर बराबर बराबर बांट सकती है। तीसरा है पूंजी का समान वितरण। साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है कि पूंजी का समान वितरण, पूंजी का समान वितरण का मतलब होता है कि संसाधनों पर किसी एक अकेले व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम भारत की बात करें तो जैसे एग्जांपल की बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस जियो जो है अगर पूंजीवाद की बात करें तो उस पर इसका पूरा एक अधिकार हो सकता था, लेकिन साम्यवादी विचारधारा में पूंजी का समान वितरण होगा। यहाँ पर रिलायंस का एक अकेले व्यक्ति के पूरे संसाधनों पर अधिकार नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि सभी लोगों को पूंजी का समान वितरण किया जाएगा, किसी एक के हाथ में पूंजी नहीं होगी। ठीक है, यह है साम्यवादी विचारधारा। इसके अलावा सामंतवादी समाज, सामंतवादी समाज का मतलब होता है कि समाज का जो है सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किया जाएगा, किसी को कम ज़्यादा अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक इसके विपरीत पूंजीवादी विचारधारा जो अमेरिका खेमे के पास था, इसमें निजी स्वामित्व था, यहाँ सार्वजनिक स्वामित्व है, यहाँ निजी स्वामित्व, यानी अधिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है। दूसरा, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर
बाज़ार में जिसका ज़्यादा भाव, या कह सकते हैं आप अगर बाज़ार के आधार पर अपने वस्तुओं को देखेंगे तो आप अधिक प्रयोग कर सकते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता है। यहाँ पर उत्पादन क्या किया जाता है तो लाभ के उद्देश्य से, यहाँ पर क्या कमाना और लाभ कमाना होता है, जबकि समाजवादी विचारधारा में लाभ कमाना नहीं होता है। यहाँ पर लोगों को विकास की बात की जाती है। यहाँ पर अकेला व्यक्ति लाभ कमा सकता है। ये मुक्त समाज है, ठीक है। यहाँ ये क्या है, समतावादी समाज है और ये मुक्त समाज पर आधारित है। चलिए ठीक है, साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा मतलब समझ गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे, तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस, जबकि ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान। सेकेंड वर्ल्ड वार भी मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, मित्र राष्ट्रों की। और सोवियत संघ और अमेरिका दोनों मित्र राष्ट्रों में समूह में शामिल थे। सोचिए दोस्तों, जो देश एक साथ मिलकर एक युद्ध में लड़े थे, उन्हीं देशों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हो गया, शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बिना सोवियत संघ को बताए परमाणु बम का प्रयोग किया गया। इससे सोवियत संघ सकेत में आ गया। उसने सोचा कि ये अमेरिका हम पर भी कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है। इसके बाद ही दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है। चलिए अगला टॉपिक है महाशक्तियों का छोटे देशों से क्या लाभ होता था, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों से गठबंधन क्यों रखती थीं। तो सबसे पहला कारण था महाशक्तियाँ इसलिए गठबंधन रखती थी दोस्तों कि छोटे देशों के जो प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल और खनिज प्राप्त करना आसानी से प्राप्त कर सकते थे। बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी जो छोटे देशों को आराम से उपयोग कर सकते थे। सैन्य ठिकाने स्थापित करना, महाशक्तियाँ इन छोटे छोटे देशों पर अधिकार कर वहाँ पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करती थी, जिसका प्रयोग वो अन्य देशों पर कब्जा करने के लिए कर सकती थी। तीसरा था दोस्तों आर्थिक सहायता प्राप्त करना, क्योंकि छोटे देश जो होते थे वो महाशक्तियों को अपने देश में रखते थे, वहाँ उनको जगह उपलब्ध कराते थे। और जो महाशक्तियाँ बड़े बड़े जैसे सोवियत संघ और अगर अमेरिका की बात करें तो वो इनकी सुरक्षा के एवज में इनसे आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। इनका अनुसार ये कहते थे कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा करने के एवज में ये जो छोटे देश थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। भू क्षेत्र प्राप्त करना, महाशक्तियों के छोटे देशों पर कब्जा करके उनके भू क्षेत्र को भी प्राप्त कर लिया जा सकता था। ये वो चार लाभ थे जिसकी वजह से महाशक्तियाँ इन छोटे छोटे देशों पर अपना गठबंधन करती थीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट क्या है दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संकट की बात करें तो क्यूबा मिसाइल संकट इसकी परिणति होती है कब 1962 में। क्या हुआ था दोस्तों कि क्यूबा जो है ना अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, द्वीपीय देश है, आप इसे ठीक है क्या है, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और क्यूबा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश है। क्यूबा क्या था दोस्तों, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश है। लेकिन सोवियत संघ के नेता क्रुश्चेव को लग रहा था कि जो अमेरिका, क्योंकि क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ देश था, तो क्रुश्चेव को डर था कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लेगा और उसे सोवियत संघ के खिलाफ भड़का देगा। और इसी के डर से 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने, सोवियत संघ के नेता क्रुश्चेव ने क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करके वहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब हुआ क्या दोस्तों, इसके कारण जो है ना, इसके कारण अमेरिका पहली बार किसी देश के परमाणु हमले के निशाने पर आ गया। यानी इससे पहले अमेरिका पर किसी देश ने भी परमाणु आक्रमण करने के बारे में सोचा तक नहीं था। लेकिन क्यूबा पूरी तरह से सोवियत संघ ने क्या किया कि क्यूबा के तटों पर अपने जंगी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दिया, जिससे अमेरिका पहली बार निशाने पर आ गया। और अमेरिका में क्या हुआ दोस्तों, पूरी तरह से एक हलचल मच गई। और इसके जवाब में, क्योंकि अमेरिका भी बहुत बड़ा देश था और उसके पास भी काफ़ी शक्तिशाली देश था वो, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी, जिसे जॉन एफ कैनेडी नाम जानता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को सोवियत लड़ाकू बेड़ों को रोकने का आदेश दिया। और इससे क्या हो दोस्तों, युद्ध की संभावना पैदा हो गई। यानी दुनिया को लगने लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा, है ना। मान दुनिया की सांसें थम गई थी। और क्योंकि दोस्तों दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न थे, अगर खुदा न खास्ता आक्रमण होता भी तो सेकंड वर्ल्ड वार से भयानक त्रासदी इस युद्ध में हो जाती। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। और
इससे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव ने आपसी बातचीत से इस मामले को वहीं पर हल कर दिया और इसीलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध की अंतिम परिणति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, आप समझ पाए होंगे और मैंने आपको डाउट को भी क्लियर किया होगा। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी मदद मिली तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।